कॉल रिसीव कर ली। अब क्या हुआ दिशा? अब भी तुम्हें फोन करती, तुम बस यही कह देते हो कि घर पहुंचने वाला हूँ। दिशा, रास्ते में इसीलिए थोड़ा और लगेगा। भूखे सुबह से कार ड्राइव कर रहे हो, ऐसा करो किसी होटल में जाकर कुछ खा लो। इतना कहकर फोन कट गया। तभी शुभम की नजर एक होटल पर पड़ी। शुभम गाड़ी रोककर बाहर निकल कर बोला, दिशा सही कह रही थी, भूख तो मुझे बहुत तेज लगी है, पहले कुछ खा लिया जाए। शुभम उस होटल के अंदर चला गया और एक टेबल पर जाकर बैठ गया। तभी एक वेटर वहां पर आया, बोला, सर अगर आप इस टेबल पर न बैठकर उस टेबल पर बैठ जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। क्यों क्यों भाई, इस टेबल पर कांटे चढ़े हैं क्या? ओके सर, वैसे क्या लेंगे आप? एक प्लेट बिरयानी ले आओ। वेटर शुभम का ऑर्डर लेकर चला गया, मगर शुभम ने देखा कि एक दूसरा वेटर उसे खड़ा हुआ बड़ी अजीब नजरों से देख रहा था। अचानक उस वेटर की नजर चमकने लगी और देखते ही देखते अंधेरा छा गया। यह क्या हो रहा है? हर तरफ अंधेरा कैसे छा गया? उस वेटर ने अपने हाथों से अपनी गर्दन अपने धड़ से अलग कर दी। यह देखकर शुभम की चीख निकल गई और एक तेज झटके से अपने आप शुभम की गर्दन उसके धड़ से अलग हो गई। कुछ देर बाद वहां इंस्पेक्टर वरुण मौजूद हुए। सभी लोगों से गुस्से से बोल रहा था, एक इंसान की गर्दन काट दी जाती है और सब यही बोल रहे हैं कि किसी ने कुछ नहीं देखा। इस होटल का मालिक कौन है? इंस्पेक्टर साहब, मैं ही इस होटल का मालिक हूँ। क्या तुमने भी हत्यारे को नहीं देखा? नहीं, ठीक है, जब तक इस केस की कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक तुम और तुम्हारा कोई भी स्टाफ इस शहर से बाहर नहीं जाएगा। और हाँ, कल तुम सभी लोगों को थाने आना होगा। शुभम की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अगले दिन होटल का मालिक अपने स्टाफ सहित वहां पर आ गया। मुझे तुम्हारा ही इंतजार था, आप मुझे बेवजह परेशान कर रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, देखिए, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने बड़े बिजनेसमैन हो। वहाँ पर और भी बहुत सारे कस्टमर मौजूद थे। सर, आपने सभी से पूछताछ की, उन सब ने भी कुछ नहीं देखा, फिर आप मुझ पर शक कैसे कर सकते हैं? तभी इंस्पेक्टर की नजर स्टाफ में खड़े हुए एक वेटर पर पड़ी, जो कि काफी डरा हुआ था। इंस्पेक्टर उसकी ओर देखकर बोला, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि तुम कुछ न कुछ जानते हो। वेटर इंस्पेक्टर की ओर देखकर बोला, साहब, उसकी हत्या किसी इंसान ने नहीं बल्कि किसी एक भूत ने की है। क्या बकवास कर रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ, मैंने खुद देखा है कि रात के 8 बजे के बाद जो भी उस टेबल पर बैठता है वह डर के भाग जाता है और फिर कभी टेबल पर वापस नहीं आता। इससे पहले कि उस टेबल पर क्या कोई ऐसी वारदात हुई है? नहीं, ऐसी वारदात तो पहली बार हुई है, लेकिन उस टेबल पर कुछ तो अजीब है। आज रात में तुम्हारा यह वहम भी दूर कर दूंगा। मतलब मैं 8 बजे के बाद आज रात उसी टेबल पर डिनर करूंगा। इंस्पेक्टर वरुण शुभम के घर चला गया। शुभम की पत्नी दिशा और बेटी प्रीति का रो रो कर बुरा हाल था। इंस्पेक्टर वरुण उनकी ओर देखकर बोला, वैसे मुझे इस समय आप लोगों से इस तरह से सवाल तो नहीं करना चाहिए, पर शुभम की किसी से दुश्मनी थी, उनकी भला किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? वो तो बहुत ही सीधे साधे इंसान थे। तभी वहां बैठा हुआ एक व्यक्ति क्रोधित अवस्था में बोला, हमसे पूछताछ करने की बजाय आप हत्यारे को तलाश क्यों नहीं करते? कौन हो? मेरा नाम निरंजन है, मैं दिशा का भाई हूँ। उस व्यक्ति ने इतना कहा ही था कि तभी वहां बैठा हुआ एक और व्यक्ति क्रोधित होकर बोला, और मेरा नाम राजन है, मैं दिशा का सबसे छोटा भाई हूँ, हम दोनों प्रीति के मामा हैं। अगर आप हत्यारे की तलाश नहीं कर सकते तो हम स्वयं उसकी तलाश करेंगे। देखिए, आप भी अपने तरीके से हत्यारे की तलाश कीजिए, मगर तो उसमें आकर कानून को हाथ में मत लीजिएगा।
इंस्पेक्टर वरुण वहां से चला गया और रात होने का इंतजार कर। रात के 8 बजे के बाद इंस्पेक्टर वरुण उसी टेबल पर जाकर उसी टेबल पर बैठ गया। तब वही वेटर इंस्पेक्टर वरुण के पास आकर बोला, सर एक बार और सोच लीजिए। सोच लिया है, जाओ जाकर मेरे लिए एक चाय लेकर आओ। वेटर वहां से चला गया, मगर अगले ही पल चारों तरफ अंधेरा छा गया और इंस्पेक्टर वरुण के गले से खून का फवारा फूट पड़ा और उसके गर्दन कटकर वहीं गिर पड़ी। टीवी पर यह न्यूज़ देखकर प्रीति के हाथ पैर फूल गए। उसने तुरंत बड़े मामा निरंजन को फोन लगाया। हेलो मामा जी, क्या आपने न्यूज़ सुनी है? प्रीति, आज सुबह तो इंस्पेक्टर पूछताछ के लिए आया था, वो भी उसी टेबल पर मारा गया। अब मुझे बहुत डर लग रहा है। मामा जी तुम डरो नहीं प्रीति, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और सुनो, इस बारे में अपनी माँ यानी मेरी बहन दिशा को कुछ मत बताना। तुम घर आ जाओ। प्रीति तुरंत अपने घर से बाहर निकल गई और कार ड्राइव करने लगी, मगर एक सुनसान रास्ते पर उसकी कार अचानक खराब हो गई। इस कार को अचानक क्या हो गया? प्रीति कार से बाहर निकली ही थी कि तभी उसके कानों में एक आवाज टकराई। कहो तो मैं आपको मंजिल तक पहुंचा दूं। उस आवाज को सुनकर प्रीति के रोंगटे खड़े हो गए। प्रीति उस आवाज को पहचानती थी। प्रीति ने जैसे ही देखा तो खून उसके सर में जम गया। उसके सामने एक सिर कटा व्यक्ति वो वेटर के कपड़े पहने हुए खड़ा था। यह कैसे हो सकता है? यह संभव है जब तक तुमने अपनी आंखों से नहीं देखा था। अब जब तुमने मुझे अपनी आंखों से देख लिया है तो अब सब संभव है। इतना बोलकर उस वेटर ने अपने हाथों में पकड़ी हुई गर्दन अपने धड़ से जोड़ दी। उसका भयानक चेहरा देखकर प्रीति अंदर तक कांप गई, मगर उसके अगले ही पल प्रीति का सिर उसके धड़ से अलग होकर जमीन पर गिर पड़ा। शाम तक प्रीति का अंतिम संस्कार कर दिया गया। दिशा का रो रो कर बुरा हाल था। मेरे परिवार को किसी की नजर लग गई है। कल मेरे पति की बेदर्दी से हत्या हो गई और आज मेरी बेटी की निरंजन अपनी बहन दिशा से बोला। आखिर दिशा उस सुनसान इलाके में करने क्या गई थी? मुझे नहीं पता। मैं तो उसे बस तुमसे बात करते हुए सुना था। मुझसे क्या मतलब? हाँ फोन मामा जी कहकर बात कर रही थी, लेकिन मैंने तो कोई फोन नहीं किया था। इतना बोलकर निरंजन ने अपने छोटे भाई राजन को बाहर आने का इशारा किया। क्या हुआ भैया? आज जीजा जी की हत्या हुई। तब मैंने इस बात पर गौर किया, लेकिन प्रीति की हत्या भी बिल्कुल वैसी ही हुई है जैसे जीजा जी की हुई थी, और उस इंस्पेक्टर की भी। तुम्हें वो वेटर तो याद है ना जो तुम्हारी प्रीति से बदतमीजी कर रहा था? हाँ याद है। वो वेटर उसी होटल में काम करता था। अब मुझे सब याद आ रहा है। उसी टेबल पर जीजा जी की गर्दन कटी हुई मिली और उसी टेबल पर इंस्पेक्टर की लाश भी मिली थी, और उसी टेबल पर कुछ महीने पहले हम दोनों प्रीति के साथ बैठे हुए थे। मुझे यकीन है कि यह काम जरूर उस वेटर का है भैया। वो वेटर तो उसी होटल की बिल्डिंग से गिरकर मर गया था, मगर यह बात सिर्फ हम दोनों जानते हैं कि उस वेटर को धक्का हम दोनों ने ही दिया था और गिरते समय उसका सर शीशे की खिड़की से टकराया गया था और अलग हो गया था। निरंजन की बात सुनकर राजन चुप हो गया। राजन डरता हुआ बोला, हमें किसी की मदद लेनी चाहिए। मैं एक साधु बाबा को जानता हूँ, शायद वही हमारी मदद कर सकते हैं। निरंजन राजन के साथ एक साधु के पास चला गया। निरंजन और राजन को देखकर वह साधु मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे ऊपर तो काला साया मंडरा रहा है। कोई भी बात मुझसे मत छुपाना, मुझे सब कुछ सच सच बताओ, तभी मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। साधु की बात सुनकर निरंजन गहरी सोच में डूब गया। कुछ महीने पहले की बात को याद करने लगा। निरंजन, प्रीति और राजन उस होटल के अंदर बैठे हुए हंसी मजाक कर रहे। आज मैं फर्स्ट आई हूँ मामा जी, आज तो मुझे स्पेशल ट्री ही चाहिए।
चिंता क्यों करती हो मेरी स्वीट भांजी, आज तुम्हारा जो मन करे वह खाना। यह शहर का सबसे बेस्ट होटल है और ये तुम्हारी पसंद के सारे खाने मिलते हैं। तभी वहां पर एक वेटर आ गया और प्रीति की ओर देखकर चौंकता हुआ बोला, अरे आप तो प्रीति मैम हो ना, आप वही है ना जिन्हें कॉलेज में टॉप किया है। मैं भी उसी कॉलेज में पढ़ता हूँ और फिर शाम को और फिर यहाँ आकर वेटरगिरी करते हो। अपने औकात में रहो। कॉलेज में पढ़ना और कॉलेज में टॉप करना दोनों अलग अलग बातें हैं। सुंदर भांजी को देखकर उसे लाइन मारने की कोशिश मत करो। यह कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं तो बस इन्हें कांग्रेचुलेशन कहने आया था।